स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर वर्णमाला। मुझे पूरा विश्वास है एक बार अगर आपने वर्णमाला मुझसे पढ़ ली तो इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी विश्वास के साथ लेते हैं राम का नाम और शुरू करते हैं अपना नया चैप्टर वर्णमाला। बोलचाल की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े ना हो सकें उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात वर्ण एक अखंडित ध्वनि है। ठीक है। दो भेद, वर्ण के दो भेद हैं। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। तो हम शुरू करेंगे स्वर से। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या फिर जो वर्ण बिना रुकावट के बोले जाते हैं वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, ये आपको मालूम होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। आ इ ई उ ए ऐ ओ औ और ऋषि। और मात्राओं की बात करें तो 10 होती हैं क्योंकि छोटे आ की मात्रा नहीं होती है। स्वरों को हम 5 वर्गों में बांटेंगे। पहला वर्ग उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होंगे? जैसे जिसे बोलने में सांस की कम आवश्यकता होती है, जैसे अ, इ, उ, री। दीर्घ स्वर जिसे बोलने में सांस की ज्यादा आवश्यकता होती है, जैसे आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। रही बात प्लुत स्वर की, तो जिसे बोलने में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लग जाता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब इसमें उदाहरण के तौर पे जब हम किसी का नाम बुलाते हैं तब उसे प्लुत स्वर में रखेंगे। और प्लुत स्वर का जो साइन होता है वो ये होता है। ठीक है, एक एक ही होता है, एक ही होगा ये। अब आएंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अगला भाग काम करता है, जैसे ई और ए आए। मध्य स्वर मतलब जिन जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे छोटा आ। और पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग काम करता है, जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ। तीसरा वर्ग है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। ये 4 भागों में बटे हैं। विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत में देखा जाए तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता हो उसे विवृत कहेंगे, जैसे बड़ा आ। अर्धविवृत जिन स्वर उच्चारणों में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे छोटा आ, बड़ा ऐ और बड़ा औ। अर्धसंवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे छोटा ए और छोटा ओ। और संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है, जैसे छोटा ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। चौथा, ओंठ की स्थिति के आधार पर। ये 2 प्रकार के होंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार नहीं होते वे अवृतमुखी, और जिन स्वरों के उच्चारण में ओंठ गोलाकार होते हैं वो व्रतमुखी। तो व्रतमुखी में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और छोटा ओ, बड़ा ओ। और आवृतमुखी में बाकी सभी। 5वां वर्गीकरण है घोषत्व के आधार पर। तो घोषत्व मतलब होता है 2 प्रकार के, एक अघोष और दूसरा होता है सघोष। तो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी सघोष होते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्वरों का उच्चारण स्थान। तो कंठ से आ निकलता है, तालु से ई निकलती है, मूर्धन्य से री निकलता है, ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ निकलता है, कंठ तालु से छोटा ए, बड़ा ए और कंठ ओष्ठ से छोटा ओ, बड़ा ओ। और ये संयुक्त स्वर होते हैं, कुछ 4 होते हैं संयुक्त स्वर, छोटा ए, बड़ा ए और छोटा ओ, बड़ा ओ। अब ये कैसे बनते हैं? तो छोटा ए बनता है आ प्लस बड़ी ई से। कैसे बनता है? आ प्लस बड़ी ई से। लेकिन बड़ा ए बनता है आ प्लस छोटा ए से। ठीक है।
और छोटा ओ बनता है आ प्लस बड़ा ऊ से, और बड़ा ओ बनता है आ प्लस छोटा ओ से। अब आप ये चार्ट देखिए, अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया है पीछे, वो सब इस चार्ट में समाहित है। ये चार्ट आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने खुद बनाया है। इसमें आपको पिछला जो भी पढ़ाया है मैंने स्वर के बारे में, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा एक जगह पर। अगर देखा जाए जैसे छोटा आ, अब ये कंठ से निकलता है, उच्चारण के आधार पर ये ह्रस्व स्वर होता है, जीभ के आधार पर ये मध्य स्वर होता है, मुख के आधार पर ये अर्ध विवृत होता है, ओष्ठ के आधार पर ये आवृत मुखी होता है, और घोषत्व के आधार पर ये सघोष होता है। ये सभी चीजें एक ही साथ आपको दे दी गई हैं। इस चार्ट को अगर आप बना लेंगे अपने पास और रखेंगे, तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कभी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं क्योंकि पीछे पढ़ा दिया है मैंने। देख लीजिए एक बार, छोटा आ से लेकर औ तक सब कुछ इसमें दे रखा है मैंने, कोई कमी नहीं है। एक वर्ण, एक स्वर, जितने भी वर्गों में बटा है वो सब आपको मिल जाएगा। चलो, आशा है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये आपसे कभी नहीं पूछने वाला। अब हम पढ़ते हैं आगे जो आपसे पूछने वाला है। व्यंजन के भेद, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्शी व्यंजन, ये होते हैं 25 का से लेकर माँ तक। अंतस्थ व्यंजन, ये 4 होते हैं, यारा लावा। और फिर संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, ये 4 होते हैं, शा सा सा हा। इस हिसाब से व्यंजनों की टोटल संख्या हो गई 33। अगर सवाल आएगा कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33, और पीछे स्वरों की संख्या बताई है मैंने 11। अब हम पढ़ेंगे पहला स्पर्शी व्यंजन, जो कि 25 होते हैं। कौन से होते हैं? तो ये 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्णों के समूह को वर्ग कहते हैं। तो 5 वर्ग हैं, एक का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। सभी कहाँ से बोले जा रहे हैं ये आपको दिख रहा होगा। का खा गा घा अंगा, ये कंठ से बोले जा रहे हैं। चा वर्ग में आते हैं चा छा जा झा इया, ये तालु से बोले जाते हैं। टा वर्ग में आते हैं टा ठा डा ढा अणा, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ता वर्ग में आते हैं ता था दा धा ना, ये दंत से बोले जाते हैं। और पा वर्ग में आता है पा फा बा भा मा, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। कुछ लोग चा वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल आ सकता है। हर वर्ग का, अभी इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है अघोष होता है। जैसे का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, ये सभी अघोष हो गए। और हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन सघोष होता है। जैसे गा घा अंगा, जा झा इया, डा ढा अड़ा, दा धा ना, बा भा मा। अगली बात, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। ठीक है, ये प्राणत्व के आधार पे हैं। अब जैसे प्राणत्व के आधार, प्राणत्व का, जैसे प्राणत्व का अर्थ होता है हवा। तो मतलब जैसे कोई शब्द को बोलने में ज्यादा हवा निकल रही है मुंह से, तो वो महाप्राण हो गया। और जिस व्यंजन को बोलने में कम हवा निकल रही है मुंह से, वो अल्प प्राण हो गया। तो जैसे अल्प प्राण जो होता है पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे का गा अंगा, चा जा इया, टा डा अड़ा, ता दा ना, पा बा मा, ये सभी हो गए अल्प प्राण। और हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन होगा महाप्राण। जैसे खा घा, छा झा, ठा ढा, था न, था धा और फा भा, ये जो हो गए ये महाप्राण हो गए। और ये देखो, ये बात वही लिखी है, प्राण का अर्थ होता है हवा और घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। तो अगर, तो स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन हो रहा है तो वो सघोष हो गया, और अगर नहीं हो रहा है तो वह अघोष हो जाता है। यही होता है अघोष सघोष। व्यंजन का दूसरा भेद होगा अंतःस्थ व्यंजन। ये 4 होते हैं, यारा लावा।
अब या जो है वो तालु से बोला जाता है, ये सघोष होता है, अल्प प्राण होता है और अर्धस्वर भी कहते हैं इसको। ये याद रखिएगा, लास्ट वाले जो है ये इम्पोर्टेंट है, सवाल में पूछते हैं। सघोष अल्प प्राण होते हैं कि नहीं होते तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन ये जो पीछे अर्धस्वर, लुंठित, पार्श्विक, ये सब जो आएगा ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो या जो हो गया वह तालु से बोला गया, सघोष हो गया, अल्प प्राण हो गया और अर्धस्वर हो गया। एक बात और बता देते हैं कि अंतस्थ व्यंजन में सभी के सभी सघोष होते हैं और सभी के सभी अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अब देखिए रा ये मसूड़ों से बोला जाता है, इसको वत्सर्य कहते हैं। ये भी सघोष होता है, अल्प प्राण होता है, लेकिन इसको लुंठित कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। फिर आएंगे ला पर, ये भी मसूड़ों से बोला जाता है, ये भी सघोष होता है, अल्प प्राण होता है और ये पार्श्विक होता है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है तो ला। और वा ये दंतोष्ठ होता है, दांतों और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ये भी सघोष होता है, अल्प प्राण होता है, अर्धस्वर होता है। मैंने बताया जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो सभी सघोष होते हैं और अल्प प्राण होते हैं। ऊष्म संघर्षी तीसरा, ऊष्म संघर्षी जो है वो तीसरा भेद है व्यंजनों का, शा सा सा हा। अब जो शा है वह तालु से बोला जाता है और ये अघोष होता है और महाप्राण होता है। षटकोण वाला शा जो होगा वो मूर्धा होगा, मूर्धा से बोला जाता है, ये अघोष होगा, ये भी महाप्राण होगा। जो फिर जो सा होगा ये मसूड़ों से बोला जाता है, वत्सर्य से, ये भी अघोष होगा और ये भी महाप्राण होगा। दिक्कत आती है हा में, ये स्वर यंत्री होता है लेकिन ये सघोष होता है। ये बाकी ऊष्म संघर्षी व्यंजनों की तरह अघोष नहीं होता, ये सघोष होता है, लेकिन ये महाप्राण सभी हैं। तो आपको याद रखना है कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन में सभी महाप्राण होते हैं और सभी अघोष होते हैं, केवल हा को छोड़ के, तो ये सघोष होता है। चौथे भेद की तरफ चलते हैं। तो उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। अब उत्क्षिप्त क्या होते हैं, डा ढा तो आपने पढ़ा था, लेकिन डा और ढा के नीचे अगर बिंदी लग गई तो ये बदल गए। अब ये क्या होंगे, मूर्धा होंगे, क्योंकि असली वाले भी मूर्धा थे। दूसरा सघोष होंगे क्योंकि असली वाले भी सघोष थे। लेकिन जो डा होगा ये अल्प प्राण होगा और जो ढा होगा वो महाप्राण होगा, जैसे पहले वाले थे। एक चीज पहले ये पढ़ ले, पांचवा भेद होगा संयुक्त व्यंजन। अब ये छ त्र ज्ञ श्र, अब ये कैसे बनते हैं, का और शा मिलके, ता और रा मिलके, जा और इया मिलके और शा और रा मिलके, ये कैसे मिलके बनते हैं, किन शब्दों से मिलके बनते हैं, ये बहुत जरूरी है पढ़ना। अगर संयुक्त व्यंजन चार हैं तो ये बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि किससे मिलके बनते हैं, ये आते हैं पेपर में। इसके बाद हम पढ़ते हैं अनुस्वार। तो अनुस्वार जो है वह अंक बिंदु जो आती है वो अनुस्वार होता है, और जो अनुनासिक से आते हैं वो चांद बिंदु लग गई तो वह अनुनासिक हो गया। ठीक है, चंद बिंदु आ गई तो वह अनुनासिक, और अंक बिंदु आ गई तो वह अनुस्वार हो गया। और रही बात अयोगवा की, तो अनुस्वार और विसर्ग दोनों, अंग बिंदु और आहा की मात्रा, ये सभी अयोगवा होते हैं, दोनों अयोगवा हैं। इनका न व्यंजन में कोई स्थान है न स्वर में कोई स्थान है, ये अलग होते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो कुल वर्ण हो गए 52। कैसे, इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कुल कितने वर्ण होते हैं, तो 52 होते हैं। अब पूछा जाए कैसे होते हैं, तो स्वर जो है वो 11 है, व्यंजन जो है वो 33 है, संयुक्त व्यंजन 4 हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन जो है वो 2 हैं और 2 अयोगवाह हैं। तो टोटल हो गए कितने, 52। ये सवाल इंपॉर्टेंट। अब जरा देखा जाए मानक वर्ण कौन सा है, तो झा, इनको रटो, सीधे रटो बिल्कुल। मानक वर्ण झा। लोध वर्ण, हा जो है वो लोध वर्ण है। आगत स्वर जो है वो औ, अंग्रेजी में लगता है ना डॉक्टर। ठीक है, आगत व्यंजन भी होते हैं, आगत स्वर तो अ हो गया, आगत व्यंजन कौन से हो गए, का खा गा घा
ये सब जितने भी होते हैं इनमें अगर नीचे बिंदु लग गई कोने में तो ये अरबी फारसी शब्द हो जाते हैं। और आगत का मतलब होता है किसी और भाषा से आए हुए। तो आगत स्वर में तो अ आ गया, आगत व्यंजन में ये सब आ जाते हैं। इनको ग्रहित भी कहते हैं, मतलब ग्रहण कर लेना दूसरी भाषाओं से। व्यंजन यहाँ समाप्त हो जाते हैं। अगर व्यंजन आपको समझ में ना आए तो आप ये चार्ट जो है अपने कॉपी में बना लेना। इसमें भी बिल्कुल स्वरों की तरह मैंने सभी जितने व्यंजन हैं उन सब का एक चार्ट बना दिया है। इसमें आपको जो भी एक जगह पे मिल जाएगा। इसमें आपको सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे का जो है वो कंठ से बोला जाता है, ये अघोष होता है, ये अल्पप्राण होता है। ठीक है, जो अंगा होगा वो कंठ से बोला जाएगा, सघोष होगा, अल्पप्राण होगा और नासिक होगा। तो जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो सब एक निचोड़ है यहाँ पर एक चार्ट में। ये देखिए, आप इसके बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम पढ़ा तो पाएंगे नहीं, आप इन सब का स्क्रीनशॉट ले लिए। आगे बढ़ते हैं और दिखा देते हैं आपको। ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही तक है पूरा 38वें नंबर तक। इन सबको चार्ट बना लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। एक जगह चार्ट बना के लगा लीजिएगा। इससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से कुछ नहीं। पूरा ये पूरा निचोड़ है अभी तक का, जो भी पढ़ा है उस सबका निचोड़ है। उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको बंद करते हैं और अब चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पढ़ लेते हैं थोड़े बहुत। 20-21 सवाल हैं और इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिन बातों को हमने नोट्स में पढ़ा दिया है, जो भी चार्ट में हमने बता दिया है, उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपको यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ केवल वही प्रश्न है जिनका उल्लेख मैंने नोट्स में नहीं किया है। तो अगर आपने पूरे नोट्स पीछे से पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से तो आपका कोई सवाल छूटेगा नहीं। और अगर जो छूट रहे हैं उन सभी सवालों को मैंने यहाँ पे जाके आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा और कहीं से आपको सवाल नहीं आएगा पेपर में, गारंटी है मेरी। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ठीक है। स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। क्या बताए थे? स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो कंपन नहीं होगा तो केवल श्वास निकलेगी, कंपन नहीं आएगा तो वह अघोष हो जाएगा। और अगर स्वर यंत्रियों में कंपन हो गया तो सघोष हो जाएगा। तो सवाल यही है कि हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? तो अघोष कहते हैं। अब वॉवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो स्वर कहते हैं। और अगर व्यंजन से पूछ लिया जाए तो बता देना, कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे। इंग्लिश की स्पेलिंग उसकी होती है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट जो है वो व्यंजन हो गए। तीसरा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो अकारांत कहते हैं। अगर ई आएगा तो ई करांत कहेंगे, ऊ आएगा तो ऊ करांत कहेंगे। तो जो भी शब्द आ रहा है अंत में उसको बस वो आगे लगा देना और बाकी का कारांत पीछे कर देना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण सबसे छोटी इकाई है। ठीक है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल, हिंदी भाषा में मूलतः कितने वर्णों की संख्या है? वर्णों की संख्या कितनी है मतलब? तो 52 है, 52। अभी कौन कौन सी थी पीछे पढ़ाई थी, एक बार रिपीट कर लेते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए? 44 44 प्लस 48, 2 अयोगवा प्लस 50 और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, तो 52, टोटल 52। किस वर्ण को मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो श्रा को नहीं दिया गया है, क्योंकि लास्ट में पढ़े होंगे आप छत्र ज्ञा, ज्ञा के बाद श्रा आता तो है लेकिन मानक वर्णमाला में नहीं आता है। द्वित व्यंजन कहलाते हैं तो जब कोई व्यंजन एक साथ आधा आए और पूरा आए। जैसे दिल्ली, दिल्ली में देखो ला जो है वो आधा भी आया पूरा भी आया। तो ऐसे व्यंजन जो आधा भी आ रहे हैं पूरे भी आ रहे हैं उनको द्वित व्यंजन कहते हैं। हिंदी शब्दकोश में
छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के बाद आता है। अब कैसे आता है? का के बाद तो खा आता है। तो अगर आपने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन में, पीछे हमने पढ़ाया था, तो का प्लस षटकोण वाला सा इज इक्वल टू छा। तो जो छ है वो छा है, जो वो का के बाद आया। त्रा में अगर आके पूछ दिया जाए, यहीं पे छा की जगह लिख दिया जाए त्रा, तो वो किस वर्ण के बाद आएगा? तो ता के बाद आएगा। ठीक है। और किसके पहले आएगा? तो था के पहले आएगा। ये भी याद रखिएगा, ये भी सवाल पूछता है। जैसे त्रा जो है, ता में, ता से बाद में आएगा त्रा, और था के पहले आएगा त्रा। और छा में अगर पूछा जाए तो का के बाद में आएगा और खा के पहले आएगा। ऐसे ही ज्ञा में आ जाए तो जा के बाद में आएगा ज्ञा, और झा के पहले आएगा ज्ञा। इसी तरह शा में आ जाए तो जो सीटी वाला सा आता है उसके बाद में आएगा सरा का नंबर, और षटकोण वाला जो सा आएगा उसके पहले आएगा सरा का नंबर। अगला सवाल, अमानक वर्ण। तो ये झा है ये, ठीक है। ये झांसी, जैसे आपने कभी लिखा होगा झांसी की डिपो बसों में लिखा होता है, झा इस तरीके से लिखा जाता है। पहले ये झा को ऐसे ही लिखते थे, लेकिन अब इसको अमानक हटा दिया गया, मतलब इसको माना नहीं गया है। तो अमानक वर्ण ये झा है। अगला सवाल, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? तो खड़ी चौपाई को हटा दो तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों का स्वरूप बन जाएगा। का, गा, जा, फा, ये कौन सी ध्वनियां तो मैंने पढ़ाई थी, अरबी फारसी पीछे आपने पढ़ी होंगी। आगत व्यंजन, ये सब आगत व्यंजन है, ग्रहित व्यंजन जिन्हें कहते हैं, और इनकी ध्वनियां जो है वो अरबी फारसी की हैं। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो मैंने बताया था, जो स्वर के बाद आने वाली जो नासिक ध्वनियां हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, और नासिक ध्वनियां बनती हैं अंक बिंदु लगने के बाद। ठीक है। अनुस्वार को, अंक बिंदु जो होती है उसको अनुस्वार कहा जाता है। अगला अर्ध स्वर कहलाता है। तो या, वा, ठीक है, वा यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसे मैं लिख देता हूँ। अर्ध स्वर कहलाते हैं या और वा। ठीक है। अगला चलते हैं, हिंदी शब्दकोश में अंग व आह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो आ के साथ आते हैं। छोटा आ में अंग की बिंदी लग जाएगी तो वह अंग हो जाएगा। छोटा आ में छोटा आ में विसर्ग लग जाएगा तो वो आहा हो जाएगा। अब पूछते हैं, अयोग वा कहा जाता है विसर्ग को और अनुस्वार को, दोनों को कहा जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और अनुस्वार को भी कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? तो अयोग वा है। क्वेश्चन रिपीट। स्पर्शी व्यंजन कौन सा है? तो हा। हा जो है वो स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? तो बताया था चा वर्ग जो होता है वो स्पर्श संघर्षी होता है। अनुनासिक का संबंध होता है नाक व मुंह दोनों से, और ये अनुनासिक कौन से हैं? चांद बिंदु और वर्ग का, हर वर्ग का पांचवा अक्षर जो होगा वो अनुनासिक होता है। आखिरी सवाल, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? तो पहले ध्वनि, ध्वनि के बाद बना वो शब्द, शब्द के बाद बनी पद, और पद के बाद बना वाक्य। यहाँ ध्वनि का मतलब ही वर्ण है, याद रखिएगा, वर्ण को ही ध्वनि कहा गया है यहाँ पर। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा पूरा। इस चैप्टर में इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी होता है सब मैंने पढ़ा दिया है। जो भी आपके पेपरों में क्वेश्चन आ सकता है वो इसी से आएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट की, तो 30 सवाल आएंगे। 30 में से आप मान के चलिए यहाँ से आपको 2 से 3 सवाल देखने को मिलेगा। और ये 2 से 3 सवाल इस 25 से 30 मिनट की वीडियो जो मेरी बनेगी उसमें मिल जाएंगे आपको, 2 से 3 सवाल पूरे पूरे। और खास करके इसमें जो मैंने चार्ट दिया है आपको, उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। उसको आपको वैसा का वैसा बना के अपने स्टडी टेबल के पास हो सके तो लगा लीजिए। और अगर दिन में आप एक बार भी नज़र फेर देंगे, आपका कोई सवाल नहीं छूटेगा इस वर्णमाला से। बाकी इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं।
आशा है आपको वर्णमाला पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर आपको वर्णमाला पढ़ाया हुआ समझ में आ गया तो एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट, मेरे इस चैनल को करिए सब्सक्राइब, इस वीडियो को करिए शेयर अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके और मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज से भरे वीडियो ला सकूं। तब तक के लिए करते रहिए आप तैयारी। मैं चलता हूं। राम राम।